वेलकम है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल आरके नर्सिंग अकेडमी में। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। मेडिकल के कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और दोस्तों ये हमारी टेस्ट सीरीज नंबर 8 है। हम बहुत सी टेस्ट सीरीज पहले भी करा चुके हैं, और जिस कैंडिडेट ने वो टेस्ट सीरीज नहीं देखी है, सॉल्व की है, तो उन्हें जाके सॉल्व कर ले, क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल की तैयारी करा रहे हैं हम। हिंदी और इंग्लिश दोनों बाईलिंगुअल करा रहे हैं हम तैयारी। तो जाएं पहले पीछे उन्हें भी देखें जाके। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड इन टाइफाइड। कह टाइफाइड से में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। जल्दी से आप उत्तर दें कमेंट बॉक्स में। कह रहा विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड इन टाइफाइड। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। यकृत, जो आपका लीवर है, ये प्रभावित होता है किससे, टाइफाइड से। देखिए ईएसआईसी स्टाफ नर्स में पूछा भी गया है। ईएसआईसी स्टाफ नर्स दिल्ली 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो आइए हम इसका एक्सप्लेन देखते हैं। ये रहा आपका एक्सप्लेन। कह रहे टाइफाइड से शरीर का यकृत वाला भाग प्रभावित होता है। टाइफाइड से शरीर का यकृत वाला भाग प्रभावित होता है। कह रहा क्योंकि संक्रमण के बाद बैक्टीरिया रक्त प्रवाह में पहुंच जाता है। संक्रमण के बाद जो है वो बैक्टीरिया है वो रक्त प्रवाह में पहुंच जाता है, जहां से यह विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। जहां से यह विभिन्न अंगों तक पहुंचता है, जिससे विभिन्न लक्षण पैदा होते हैं। जठरांत संबंधी मार्ग, यकृत, फ्लिया और मांसपेशियां गंभीर रूप से प्रभावित हो जाती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन। ये आपकी स्क्रीन पर, आप जल्दी से उत्तर दें कमेंट बॉक्स में। क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। देखिए बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, हमेशा आता है, कोई भी एग्जाम हो ज़्यादातर ये पूछा ही जाता है। राइस वाटर स्टूल, पानी के जैसा मल या पानी के जैसा दस्त। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। ऑप्शन ए डेंगू, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी कॉलरा या ऑप्शन डी टाइफाइड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यहाँ पे हैजा। राइस, कह रहे कि राइस वाटर स्टूल, पानी, चावल के पानी जैसा जो दस्त आता है, मल होता है, उसमें हैजा में होता है। तो देखिए आरआरबी स्टाफ नर्स में पूछा गया क्वेश्चन है ये 2015 में। जितने भी क्वेश्चन सभी पूछे गए क्वेश्चन रखते हैं, कभी मैं उल्टे सीधे क्वेश्चन लेकर नहीं आता, सभी पूछे गए क्वेश्चन ही होंगे। और ये एक बार नहीं, कई कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। देखिए हैजा से संक्रमित व्यक्ति का मल जो है चावल के पानी जैसा हो जाता है। जो व्यक्ति हैजा से संक्रमित होता है, उसका जो मल होता है वो चावल के पानी जैसा हो जाता है। ये लक्षण गंभीर हैजा ग्रेविस में होते हैं। जो लक्षण हैं ये गंभीर हैजा ग्रेविस में होते हैं। इस मल में गंध अधिक होती है। इस मल में गंध अधिक होती है। यह डायरिया आमतौर पर दर्द रहित होता है। यह डायरिया आमतौर पर दर्द रहित होता है। बिना टेनसमस के यदि व्यक्ति चावल के पानी जैसा मल का त्याग तभी करेगा जब वह गंभीर हैजा से संक्रमित हो या फिर संक्रमित होता है। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। ये आपकी स्क्रीन पर, आप जल्दी से उत्तर दें कमेंट बॉक्स में। क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। देखिए रहा विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज फॉर डिप्थीरिया। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज फॉर डिप्थीरिया। निम्नलिखित में से कौन सी जांच डिप्थीरिया के लिए है। अब जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। कौन सी जांच डिप्थीरिया के लिए की जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। जो चिक टेस्ट होता है वो डिप्थीरिया के लिए किया जाता है। और देखिए आरआरबी स्टाफ नर्स में पूछा गया क्वेश्चन है 2015 में। तो आइए इसका हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। कह रहा कि चिक टेस्ट परीक्षण डिप्थीरिया की प्रतिरक्षा का पता लगाता है। जो चिक टेस्ट होता है ये डिप्थीरिया की प्रतिरक्षा का पता लगाता है। अब देखिए मॉन्टेक्स टेस्ट, और भी जो ऑप्शन दिए थे चारों ऑप्शन, वो देखिए मॉन्टेक्स क्या करता है, ये टीबी के लिए होता है। जो मॉन्टेक्स परीक्षण किया जाता है ये टीबी रोग के लिए किया जाता है। चिक टेस्ट क्या होता है आपके डिप्थीरिया के लिए। जो चिक टेस्ट होता है वो डिप्थीरिया के लिए किया जाता है। और विडाल टेस्ट किसके लिए होता है, टाइफाइड के लिए। जो विडाल टेस्ट है ये टाइफाइड के लिए किया जाता है। और एक और वीडीआरएल, जो वीडीआरएल जो टेस्ट है वह सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बीमारी जैसे कि सिफिलिस, डिप्थीरिया, ऊपरी श्वसन तंत्र का रोग हो, कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है। कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ
जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विच एमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलॉइड्स, निम्नलिखित में से कौन स्फटिकवत का एक उदाहरण है। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा स्फटिकवत का एक उदाहरण है। राइट आंसर बताएं। देखिए ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी है प्लाज्मा या ऑप्शन सी है रिंगर लैक्टेट। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। देखिए आरआरबी स्टाफनर्स में पूछा गया 27/2/2019 में, 20 7 शिफ्ट थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा, रिंगर लैक्टेट। एग्जाम्पल देख लें पहले इसका। कह रहा है कि रिंगर लैक्टेट स्फटिकवत का उदाहरण है। कह रहा है इसको सामान्यतः सोडियम या हॉटमैन मिश्रण के रूप में जाना जाता है। इसको सामान्य रूप से सोडियम या फिर हॉटमैन के मिश्रण के रूप में जाना जाता है। कह रहा है कि यह सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का जलीय मिश्रण है। इसका उपयोग सामान्यतः शरीर में निर्जलीकरण होने पर किया जाता है। इसका उपयोग जो रिंगर लैक्टेट स्फटिकवत है, इसका जो उपयोग किया जाता है वो शरीर में निर्जलीकरण होने पर किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर 5 नंबर। जल्दी से उत्तर दे अपना कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। कह रहे कि हाउ लॉन्ग डू यू नीड टू द वेट टू डिसिफर द ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट रिजल्ट। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। कह रहा आपको ट्यूबरक्यूलिन परीक्षण परिणाम को पढ़ने के लिए कितने समय तक प्रतीक्षा की आवश्यकता होती है। हाउ लॉन्ग डू यू नीड टू वेट टू डिसिफर द ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट रिजल्ट आने तक कब तक आप वेट करेंगे कि इसका रिजल्ट आ जाए, ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट का रिजल्ट आ जाए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है, 48 से 72 घंटे तक आप वेट करेंगे। 48 से 72 घंटे तक आप वेट करेंगे ट्यूबरक्यूलिन में। तो आइए हम इसको पहले देखते हैं एग्जाम्पल क्या होगा इसका। देखिए कह रहा कि टीबी या क्षय रोग एक संक्रामक रोग होता है। टीबी या क्षय रोग क्या है, एक संक्रामक रोग है। या कह रहे कि मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक या नाम के एक बैक्टीरिया से फैलता है। किससे फैलता है, तो यह ट्यूबरक्यूलिन क्या कहते हैं कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक एक बैक्टीरिया से फैलता है। अब कह रहा है कि इस बैक्टीरिया के संपर्क में आने से गुप्त टीबी हो जाता है। इस बैक्टीरिया के संपर्क में आने से गुप्त टीबी हो जाता है। अब इस गुप्त टीबी के बाद एक सक्रिय टीबी बन जाता है। टीबी का जो प्रभाव है वो आमतौर पर फेफड़ों पर ही होता है। ज़्यादातर टीबी का प्रभाव आमतौर पर सबसे पहले फेफड़ों पर ही देखने को मिलता है, पर यह शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर सकता है, जैसे कि मस्तिष्क को, गुर्दे, रीढ़ की हड्डी आदि। इस रोग के लिए एक परीक्षण किया जाता है। अब वो कौन सा परीक्षण किया जाता है, जिसे ट्यूबरक्यूलिन परीक्षण कहा जाता है। ट्यूबरक्यूलिन परीक्षण कहा जाता है। यह परीक्षण 48 से 72 घंटे के बाद रिजल्ट देता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर 6 नंबर। जल्दी से आप उत्तर दें कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए कह रहा है आइसोलेशन इज यूजफुल फॉर, किसके लिए पृथक्करण जरूरी है, उपयोगी है। आइसोलेशन किसके लिए जरूरी है, आप जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए डिप्थीरिया, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन सी टाइफाइड या ऑप्शन डी पोलियोमाइलाइटिस। देखिए पीजीआई एग्जाम स्टाफ नर्स एग्जाम में पूछा गया 2012 में क्वेश्चन। तो राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका। आइसोलेशन किसके लिए ज़रूरी है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। टाइफाइड मरीज के लिए आइसोलेशन ज़रूरी है। आइए हम इसका एक्सप्लेन देखते हैं। तो कह रहा है टाइफाइड में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग के अलावा घरेलू उपचार में पूर्ण बिस्तर पर आराम, नियमित और स्वस्थ भोजन तथा पानी का सेवन शामिल होना चाहिए। देखिए इतनी चीज़ें सब शामिल होना चाहिए। और टाइफाइड बुखार के लिए पृथक्करण उपयोगी है। इसके लिए आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह प्रसार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप आइसोलेट रहेंगे, सबसे अलग रहेंगे, तो इससे क्या होता है कि टाइफाइड फैलने की खतरा जो होता है वो घट जाता है।
अगर आप किसी के संपर्क में रहेंगे तो जल्दी दूसरों को प्रभावित कर लेंगे, इस वजह से आइसोलेशन बहुत ज़रूरी होता है टाइफाइड में। तो आइए हमारा अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, ये आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि व्हाट इज़ द मीन्ट बाय डिस्फेजिया। कह रहा है डिस्फेजिया का अर्थ क्या है। व्हाट इज मीन्ट बाय डिस्फेजिया, डिस्फेजिया का अर्थ पूछ रहा है क्या है। देखिए ये भी पूछा गया क्वेश्चन, स्टाफनर्स में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए हम देख लेते हैं ऑप्शन, ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आप जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। डिस्फेजिया का अर्थ बताएं पहले तो कि डिस्फेजिया का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में परेशानी। ऑप्शन बी डिफ़िकल्टी इन swallowing, निगलने में परेशानी। ऑप्शन सी है यहाँ पे डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, चलने में परेशानी। या ऑप्शन डी डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, सोने में परेशानी। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, डिफ़िकल्टी इन swallowing, निगलने में परेशानी। तो ये रहा एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है डिस्फेजिया एक ऐसी स्थिति है, डिस्फेजिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को निगलने में परेशानी होती है। यह मुख्यतः टॉन्सिल्स, कंठ की सूजन या मुंह की सूजन के कारण होता है। टॉन्सिल्स, कंठ की सूजन या फिर मुंह की सूजन के कारण हो जाता है। कह रहा है इस समस्या के कारण व्यक्ति को थूक तक निगलने में दर्द होता है। देखिए ये तो सभी को हो चुका होगा, क्योंकि ज़्यादातर ये चीज़ प्रॉब्लमें हो ही जाती हैं। डिस्फेजिया वगैरह की स्थिति ज़्यादातर लोगों में हो जाती हैं। खाने में जब खाना पीना खाओ, सांस लेने तक में दर्द होता है। ठीक है, तो आइए हमारा अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आप जल्दी से उत्तर दें कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। ऑप्शन भी आपके स्क्रीन पर हैं। कह रहा हुपिंग कब इज कॉज्ड बाय। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है ये। काली खांसी खालिस्तान के कारण होती है। काली खांसी किसके कारण होती है। आप जल्दी से उत्तर बताएं क्या क्या होगा इसका राइट आंसर। हुपिंग कफ, जिसे कहते हैं कुकुर खांसी कहा जाता है। हुपिंग कफ, जिसे कुकुर खांसी या काली खांसी, इसे दोनों नाम से जाना जाता है। काली खांसी के नाम से भी जाना जाता है और कुकुर खांसी के नाम से भी जाना जाता है। तो जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। कह रहे नॉन स्पेसिफिक वायरल इन्फेक्शन, गैर विशिष्ट विषाणु जनित संक्रमण। ऑप्शन सी वेरिसेला वायरस, या ऑप्शन सी यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस बैसिलस, या फिर ऑप्शन डी पर्ट्यूसिस बैसिलस। तो राइट आंसर आप ऑप्शन डी होगा यहाँ पे, पर्ट्यूसिस बैसिलस। तो आइए हम देख लेते हैं इसको, एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ESIC स्टॉपनर्स से पूछा गया क्वेश्चन है ये। ESIC स्टॉपनर्स 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था। कह रहे कि काली खांसी गंभीर किस्म की खांसी होती है। जो काली खांसी होती है ये गंभीर किस्म की खांसी होती है, जो ज़्यादातर 5 से 15 वर्ष की आयु तक के बच्चों में होती है। 5 साल से 15 साल तक के बच्चों में होती है। कह रहा है कि यह बैसिलस पर्ट्यूसिस नामक जीवाणु से होती है। किससे होती है, तो बैसिलस पर्ट्यूसिस नामक जीवाणु से होती है, और इसे कुकुर खांसी भी कहा जाता है। अब आइए हमारा अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आप जल्दी से उत्तर दें कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। कह रहा है कि इम्यूनिटी इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग इन खालिस्तान डिसीज। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। रोग में प्रतिरक्षण दीर्घ स्थायी नहीं होता है। किस रोग में जो प्रतिरक्षण है वो दीर्घ स्थायी नहीं होता है। देखिए ESIC स्टॉपनर्स 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप जल्दी से उत्तर दें कमेंट बॉक्स में, क्या होगा। ऑप्शन ए इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन बी है हुपिंग कफ काली खांसी या कुकुर खांसी, ऑप्शन सी डिप्थीरिया, या ऑप्शन डी है माम्स कंठमाला। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा, इन्फ्लुएंजा। तो आइए एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम इसका। कह रहा है कि इन्फ्लुएंजा एक विशेष समूह के वायरस के कारण मानव समुदाय में होने वाला एक संक्रामक रोग है। ये कैसा रोग है इन्फ्लुएंजा, तो एक संक्रामक रोग है। इन्फ्लुएंजा कह रहा है एक विशेष समूह के वायरस के कारण मानव समुदाय में होने वाला एक संक्रामक रोग है। इसमें ज्वर और कह रहा अति दुर्लभता विशेष लक्षण है। यह रोग प्रायः महामारी के रूप में फैलता है। जो आपका इन्फ्लुएंजा है यह एक प्रकार का महामारी के रूप में फैलता है। ये रोग इन्फ्लुएंजा रोग में प्रतिरक्षण दीर्घ स्थायी नहीं होता है। जो प्रतिरक्षण होता है ये दीर्घ स्थायी नहीं होता, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, ये आपकी स्क्रीन पर। आप जल्दी से उत्तर दें कमेंट बॉक्स में,
क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। कह रहा है सीलियक डिसीज इज आल्सो कॉल्ड ग्लूटेन सेंसिटिव एंथ्रोपी अफेक्ट विच पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट। कह रहा है कि उदरी रोग जिसे ग्लूटेन सेंसिटिव एंट्रोपी भी कहा जाता है जठरांत प्रणाली के लिए कह रहा है कि हिस्से को प्रभावित करता है। किस हिस्से को प्रभावित करता है, जल्दी से बताएं। जठरांत के लिए किस हिस्से को प्रभावित करता है ये। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आप जल्दी से उत्तर दें कमेंट बॉक्स में। क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, या फिर ड्यूडेनम ग्रैंडी, या फिर ऑप्शन डी स्टमक। ऑप्शन डी है आमाशय। देखिए ईएसआईसी टॉप नर्स में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं इसका क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर दें, क्या होगा इसका। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत को प्रभावित करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। कह रहा है कि उदरी रोग जिसे ग्लूटेन सेंसिटिव एंट्रोपी भी कहा जाता है। जो उदर का जो रोग है, उदरी रोग जिसे ग्लूटेन सेंसिटिव एंट्रोपी भी कहा जाता है, जठरांत्र प्रणाली की छोटी आंत के हिस्से को प्रभावित करता है। किसे प्रभावित करता है, तो जठरांत्र प्रणाली की छोटी आंत के हिस्से को प्रभावित करता है। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आप जल्दी से उत्तर दें कमेंट बॉक्स में। क्या होगा इसका राइट आंसर। द मोड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस इज मेनली, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। हेपेटाइटिस बी वायरस के संक्रमण का माध्यम क्या है। हेपेटाइटिस बी वायरस के संक्रमण का माध्यम बताएं क्या होगा, जल्दी से बताएं क्या होगा। पैरेंट्रल, आंत्रेतर, या फिर फेकोरल, या फिर ऑप्शन सी है मॉस्किटो बाइट, या ऑप्शन डी ड्रॉपलेट बूम। जल्दी से बताएं क्या होगा, राइट आंसर दें। तो आइए बता दें, ऑप्शन ए राइट है यहाँ पे। ऑप्शन ए आपका पैरेंट्रल आंत्रेतर, यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एनवीएस स्टाफ नर्सिंग एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 12/1/2018 में पूछा गया था, स्टाफ नर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका पहले एग्जाम्पल देख लें। क्या कहते हैं कि हेपेटाइटिस बी का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रुधिर या फिर वीर्य एवं अन्य शारीरिक द्रव के स्थानांतरण से होता है। ये कैसे होता है हेपेटाइटिस बी का जो संक्रमण है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रुधिर के द्वारा या फिर वीर्य के द्वारा अर्थात सेक्सुअल ट्रांसमिटेड भी हो सकता है एंड शारीरिक द्रव के स्थानांतरण से भी होता है। अब कह रहा है कि गर्भावस्था के दौरान यदि माँ हेपेटाइटिस बी विषाणु से संक्रमित है, यदि जब गर्भावस्था के दौरान यदि माँ हेपेटाइटिस बी विषाणु से अगर संक्रमित है तो बच्चा भी इस विषाणु से संक्रमित हो सकता है। ठीक है। अब कह रहा है कि डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, फाइलेरिया, जो डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, मलेरिया हो गया, फाइलेरिया हो गया आदि का संक्रमण मच्छर के काटने से होता है। देखिए डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, फाइलेरिया जो ये चीज़ें होती हैं, बीमारियां होती हैं, ये मच्छर के काटने से फैलती हैं। काली खांसी, निमोनिया, काली जो खांसी होती है और निमोनिया जो कोविड-19, सॉर्स 2 आदि का संक्रमण छींकने या खांसने से होता है। और जो आपका हैजा, डायरिया, टाइफाइड, पोलियो आदि का संक्रमण दूषित स्थानों में संपर्क में आने से होता है। देखिए एक बार इसे फिर से देख लें। कह रहा है कि जो आपका ये हेपेटाइटिस बी विषाणु है ये आपका कह रहा है कि किससे फैलता है। देखिए पहले गर्भावस्था, कह रहे गर्भावस्था के दौरान यदि माँ को हेपेटाइटिस बी है तो बच्चे को भी हो सकता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल कन्फर्म है। लेकिन हेपेटाइटिस बी के जो संक्रमण के कारण एक दूसरे में रुधिर के द्वारा भी फैलता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड के द्वारा भी फैलता है और द्रव के स्थानांतरण से भी होता है। ठीक है, तो ये तो हेपेटाइटिस की बात हुई। अब बात कर रहे हैं कि डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, फाइलेरिया। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और फाइलेरिया ये संक्रमण जो होते हैं ये मच्छर के काटने से होते हैं। ठीक है, मॉस्किटो बाइट से। और आपकी खांसी, निमोनिया, कोविड-19, सॉर्स 2 आदि का जो है ये छींकने खांसने से होता है। और आपका जो हैजा, डायरिया, टाइफाइड, पोलियो ये जो रोग हैं ये संक्रमण दूषित स्थानों के संपर्क में आने से हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी आपको डाउट हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
पूरी तरह से समाधान किया जाएगा आपकी समस्या का। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप ज़रूर पूछें।